मुझसे उत्तर गलत निकल गया। मतलब मैं उस चीज का आज भी अफसोस करता हूँ। मैंने कहा कि सर नहीं, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मुझसे आप थोड़ी देर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करता हूँ। ये हमें नहीं कहना चाहिए था। वो थोड़ा सा शुरुआत ही हमारी गड़बड़ हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और आज हम लोग इंटरव्यू में आज गाइडेंस हमारे साथ रहेंगे गुलशन उमैर सर। तो काफ़ी सीनियर हैं हम लोगों के और बहुत अच्छा मार्गदर्शन सर का रहा है हर पहलू पे, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे हमारे पढ़ाई से लेकर के हो। तो स्वागत है गुलशन सर और स्वागत है आप सभी बहुत अभ्यर्थियों धन्यवाद का। आप। जी सर, आपका मार्गदर्शन अब चाहिए। तो मैं ठीक है, मेरे ख्याल से 10-15 लोग जुड़े होंगे हैं। अभी 10 लोग तो हैं। आप इसमें कुछ लोग हैं जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं या मोस्टली लोग पहली बार दे रहे हैं। आपने तो इनकी प्रोफाइल देखी होगी तो आपको आइडिया होगा। कुछ लोग दिए हैं, ज़्यादातर लोग पहली बार हैं। कुछ सिलेक्टेड भी हैं, इसमें 4-5 सिलेक्टेड भी हैं ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। तो अभी इस इंटरव्यू के लिए तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने जो है ये मेंस क्लास पास किया है। अब मैं इधर देख रहा था तो आपका जो 100 नंबर का ही इंटरव्यू है। तो 100 नंबर का इंटरव्यू ओवरऑल 1600 के मार्क्स में 6% समथिंग होता है। तो मुझे लगता है कि मोस्टली एग्जाम आप पास कर चुके हैं। तो इससे ये है कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है और आपको एक कॉन्फिडेंस रख के ही वहां जाने की जरूरत है। और जैसे पदों की जो वरीयता है वो थोड़े अनुभवी लोगों से डिस्कशन करके ही पदों की वरीयता भरनी चाहिए। क्योंकि अभी तो फिलहाल जैसे जो लोग सेलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड जो हो गए, कुछ दिन नौकरी कर रहे हैं, वो सारी नौकरियों का सेटअप समझ गए हैं। आप तो इधर देखे होंगे नोटिफिकेशन में, पहले हम लोग के टाइम में नहीं था, लेकिन नोटिफिकेशन 2024 का मैं देख रहा था। केवल बस जैसे जो आप लोगों से इंटरेक्शन करने था, मैं तो बहुत ज्यादा टच में नहीं हूँ। तो उसमें सभी सर्विसेज की नियमावलियां दी हुई है। तो वो नियमावलियां वो इसीलिए दी हुई हैं कि आप जिस सेवा को चुन रहे हैं उस सेवा की उस नियमावली में सेवा शर्तें दी हुई होती हैं। तो आप उन सेवा शर्तों को बेहतर समझ सकें और आप अपनी वरीयता चुन सकें। मोस्टली लोग, जैसे मान लीजिए आपको जो है डिप्टी कलेक्टर मिल गया, वहां तो वो ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के नीचे जो आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो पूरी अपनी नौकरी जो है यही कैलकुलेट करते रहते, यार ये इसका मेरिट इतना गया था, इसको हमने ऊपर डाल दिया होता, ये गलती से हमने ये डाल दिया और आज देखो मैं झेल रहा हूँ इस सर्विस में, मुझको वो मिल गया होता, मुझको वो अच्छा, इसमें एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ आपको। मोस्टली लोग ऐसा कर रहे होंगे, जैसे नायब तहसीलदार को नीचे डाल रहे होंगे, ज्यादातर नीचे डाल रहे। आज की डेट में नायब तहसीलदार का प्रमोशन बहुत अच्छा हो हो गया गया है। सबका, लगभग 5 साल में हो गया। अब जो हम लोगों के साथ सेलेक्ट हुए थे, मेरा सिलेक्शन 2011 बैच में हुआ था। तो जो उस समय नायब, आज की डेट में वो डिप्टी कलेक्टर सीनियर हो गए हैं। वो हो सकता है 1-2 साल में एडीएम प्रमोट प्रमोट हो जाए। तो वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सर्विस होती है, तो वो उसकी वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी जो जितनी सर्विसेज हैं वो डिपार्टमेंटल हैं, तो डिपार्टमेंट आप उसी में रहते हैं। और मोस्टली आपको जो है रेवेन्यू से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हमें उसमें ज्यादा बेटर चीजें थी जो जिसकी वजह से हम तैयारी वगैरह कर रहे थे। तो ये तो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। आप उसको जो है थोड़ा डिस्कशन करके, क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि चलो कोई भी नौकरी मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, यही बड़ी बात है। बाद में पूरी जीवन आपको ये लगता है कि कहाँ चले आए हम, कहाँ चले। तो इस तरह की चीजें रहती हैं, तो आप उसमें जो है डिस्कशन करते रहे। बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, कभी हमसे भी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। और दूसरी चीज हम आपसे ये कहेंगे कि जो शुरुआत करने के लिए हमने आपसे बात करने के लिए 2-4 चीजें हम इधर, चूंकि आपसे बात ही करना था तो हम तो इन फील्ड से कटे हुए हैं, तो हमने आपसे बात करने के लिए 2-4 चीजें नोट की थी। तो उसमें मुझे इंटरव्यू के बारे में ऐसा लगा कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, एक तो पहली बात ये है कि आपका जो पोर्शन है सिलेबस का या मेरिट का या जिससे आपका सिलेक्शन हो रहा है,
वो बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है, 6% हो गया है। यूपीएससी में थोड़ा ज्यादा है, यूपीएससी में हमने देखा तो 13 पॉइंट समथिंग जो है उसका रेट बन रहा था, तो यूपीएससी में ज्यादा मैटर करता है, यूपी में थोड़ा कम कर दिया गया है। और इंटरव्यू का इसीलिए कम किया जाता है पोर्शन, वो एक अलग डिस्कोर्स और डिबेट है कि इंटरव्यू के आधार पर किसी के चयन करते हैं तो वो हम सही से जज कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिविटी है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कोई, तो आप उत्तर देते हैं, तो हम जो सवाल पूछते हैं हमारे मन में तो एक उत्तर पहले ही है, और मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो उत्तर तक आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है, 48वीं से 62वीं, एक 52वीं का धनंजय जी बिहार का मेरा इंटरव्यू था। जी जी। तो मैं, अगर मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि वो सर हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, उन्होंने सब्जेक्ट वगैरह पूछा, तो कहे कि अच्छा आप, क्योंकि देखिए एक और बात मैं बता दूं, सबसे खराब इंटरव्यू है उत्तर प्रदेश का। वजह उसकी है कि इनके पास बायोडाटा ही नहीं रहता है। अब वो किसी को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब वो आपसे मिलता है, आप उससे क्या क्या बात करेंगे, उसके बारे में आपको जानना है, तो आप क्या बात करें। बाकी लोक सेवा आयोगों में आपका बायोडाटा रहता है, तो आपसे वो जो बात करते हैं वो ज्यादा कंक्रीट और ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, नहीं तो वो ऐसे इधर इधर की बात। तो उनको पता था कि ये इधर पूर्वांचल के रहने वाले यूपी के, तो उन्होंने पूछा कि सोगौरा अभिलेख जानते हैं आप? तो हमने कहा हाँ सोगौरा अभिलेख सर जानते हैं, गोरखपुर में है। तो उन्होंने कहा कि क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या खास बात है? हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अभिलेख है और उसमें अन्न भंडारण का उल्लेख है, जिससे ये पता चलता है कि कोई अकाल वगैरह पड़ता था तो उस समय के लिए अन्न भंडारण किया जाता था। तो अन्न भंडारण उन्होंने कहा कि नहीं कुछ और लिखा हुआ है, आप वो बताइए। तो हमने कहा नहीं सर हमने तो इतना ही पढ़ा है। तो उन्होंने बताया कि उसमें जो है वो सत्तू का उल्लेख है। अब वो उनके मन में एक उत्तर था, वो वहां तक पहुंचना चाहते थे, तो वो हमें जो है, हम वहां तक एकदम परफेक्टली उनके उत्तर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये है कि जो हम जानते हैं बहुत कॉन्फिडेंस और ईमानदारी के साथ हमें उनसे बताना चाहिए। जैसे आपसे यूपी की समस्या ये है ना कि यहाँ पे जो मेंबर भी हैं, तो मेंबर भी उनके अपने क्वेश्चनायर है। तो कुछ लोगों को हम लोग के टाइम में एक दो सदस्यों के नाम बताए, वो तो लूसेंट से क्वेश्चन बना के रखते थे और उसी से जो है वो पूछते थे, और सब सदस्यों से वही पूछते थे। तो मोस्टली मेरे कहने का मतलब ये है, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप लगभग सिलेक्ट हो चुके हैं, केवल 6% की बात है। और जैसे कैपिंग होती है, हम लोग के टाइम में 80 नंबर और 140 नंबर का था, अभी उससे जो है 100 नंबर का हो गया है, तो मेरे ख्याल से 70 नंबर और 40 नंबर का होगा, यही यही नहीं, होगा। मिनिमम 40 ही है सर, 40-45 से कम देते नहीं। इससे नीचे वो दे सकते हैं, लेकिन उनको उसका जस्टिफिकेशन लिखना पड़ता है, और वो 70 के ऊपर देंगे तो उसका जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा, बीच में वो देंगे तो वो कंफर्टेबल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इससे जो है ना, एक आपको ये सोचना है कि अरे तुम पूछो हमसे, कुछ भी पूछो, हम बहुत जानते हैं, तुमको हम अ, एकदम बिना डरे बिना संकोच से आपसे बातचीत कर, जैसे कन्वर्सेशन है, तो कन्वर्सेशन अगर हम आपसे ठीक से करते हैं और बिना डरे करते हैं, हमको हर चीज तो आती नहीं है, वो भी जानते हैं इसको हर चीज नहीं आती है, वो हमसे ज्यादा जानकार लोग हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और हम एक आदमी, वो 5 आदमी की विद्वता, हमारी एक आदमी का विद्यार्थीपन। तो आपको उसे उस लेवल पे तो आप नहीं जा सकते, लेकिन आपको उस लेवल पे रहना है कि हाँ हम एकदम कॉन्फिडेंस है। जैसे जनरली एक चीज और होता है, जैसे काफी लोग जब पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो वो अपने कपड़े की ही तैयारी में बहुत मशगूल हो जाते हैं। उनको लगता है टाई लगा के जाना है कि नहीं जाना है, कोट पहन के जाना है कि नहीं जाना है, क्या पहनना है क्या। तो हम तो ये कहते हैं कि टाई कोट और ये सारी चीजें छोड़िए, 2 ही 3 तरह के कपड़े तो होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक कैजुअल होता है, एक पार्टी वियर होता है। तो आप कैजुअल नहीं पहनिए, पार्टी वियर नहीं पहनिए, फॉर्मल में आप कुछ भी पहनिए।
आप आजकल देखिए तो सोशल मीडिया, टीवी और ये सब इतना हो गया, आप अधिकारियों को देख ही रहे हैं, कोई किसी फॉर्मल आयोजन में वो जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं। अब पहनिए वो जिसको पहनने के बाद आपको बार बार ये चिंता न रहेगी यार मैंने क्या पहना है, इस पे वो क्या सोचेंगे। तो पहनावे को लेकर के बिल्कुल एकदम कंफर्ट रहिए। मैं उससे एक एक्सपीरियंस बता दूं, मध्य प्रदेश पीसीएस का धनंजय जी, हम लोग गए थे इंटरव्यू देने, तो हम लोग 3 लोग थे। वो 3 लोग इलाहाबाद के थे, और संयोग से एक ही बोर्ड में एक एक ही बारी बारी हम लोग का इंटरव्यू था। तो मैं तो जो बिहार वाला ड्रेस सिलवाया था वही लेके गया था, वही पहन के गया था, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे मित्र थे मणिभूषण तिवारी, तो मेरे बाद उनका था। और उसके बाद एक जिनका था, उनका मुझे नाम नहीं याद है, वो चांदपुर सलोरी में कोचिंग पढ़ाते थे। तो वो गए, तो उनको मैंने देखा कि ऐसे ही बटन वटन खोले, टाई लगाए तो थे, टाई भी खोल लिए थे, हाथ में ले लिए थे, एकदम रिलैक्स हो करके गए। और इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, मेरा बहुत बढ़िया हुआ, काफी देर तक हुआ। देर तक इंटरव्यू होता है तो आप जानते हैं कि उसको कहते हैं हाँ अच्छा इंटरव्यू हुआ। तो जो कुछ बातचीत हुई तो इंटरव्यू उसमें अच्छा हुआ। और उन तीनों में सिलेक्शन किसका हुआ, वही जो टाई हाथ में लिए थे भाई साहब, उनका सिलेक्शन हुआ। हम दोनों लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब उसके कारण ये था, अभी भी मध्य प्रदेश पीसीएस को आप नेट पर सर्च करेंगे तो रिजल्ट वो लोग जो है मार्क्स वगैरह एकदम वो करते थे, दिखाते थे, मतलब एकदम सार्वजनिक, कौन सा विद्यार्थी है, क्या रोल नंबर है, कितने मार्क्स इसको मिले। तो मार्क्स, मेरी तो मार्क्स इतने थे कि वहाँ टॉप जो 50 स्टूडेंट थे उसमें मार्क्स थे। अच्छा, एक इसी से बात निकल के आती है कि जो हम इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी पूर्वाग्रह पाल के रखते हैं, धारणा। हम लोग जब वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे थे तो हमें किसी ने कहा कि यार मध्य प्रदेश में इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलते हैं, कुछ भी बताओ। एक झूठ मूठ पता नहीं कहाँ से कहानी पूरे इलाहाबाद में फैला के, और दिल्ली मुखर्जी नगर में फैलाए हुए थे कि एक लड़के से पूछे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उसने कहा पटना, उसको 5 नंबर मिला। फिर दोबारा इंटरव्यू देने गया तो बोले बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उसको उसने कहा कि दिल्ली। बोला तुम इतना नहीं पता है। कहा हमने 5 नंबर आप पिछली बार भी दिए थे, आप इस बार दिल्ली बताएंगे तब भी आप 5 नंबर देंगे। तो हम तो ये एक बेकार की धारणा थी। मैं बताऊं, मुझको 110 नंबर मिला उसमें। अब मुझसे क्या पूछा गया, ये आजकल जैसे जैसे आपको क्या है, ये आप देखेंगे। अब एक मिलता जुलता सवाल बता रहे हैं, उसमें जो हमसे एक सवाल पूछा था, संयोग से मुझको याद आ गया और आज की एक परिस्थिति से वो मैच करता है। वो 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, और उस लोकसभा चुनाव के पहले जो बाबा रामदेव हैं वो काले धन के मुद्दे पर लेकर राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय थे। अब उससे मैच करता हुआ ये है, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए। अब आज की डेट में आप देखेंगे साधु संत राजनीति में कुछ एक मुद्दा है जिसमें ये अलंकार अग्निहोत्री ने वो दिया, इस्तीफा दिया। तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है, आप उसको समझ। तो हमने उनसे ये कहा कि सर हाँ, ये तो अच्छी बात है, वो बाबा रामदेव जी संत हैं, लेकिन वो राजनीति में आ रहे हैं, कोई धार्मिक मुद्दा लेके नहीं आ रहे हैं, वो तो एक आर्थिक मुद्दे पे आ रहे हैं। और जब देश में एक संत जो है आर्थिक मुद्दे पर संघर्ष करने लगे, तो ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रगति है। बाकी योग में पूछा उन्होंने, तो योग तो आप लोग बहुत सारा बताए हुए थे हमको, जो है आप भी बहुत योगी आदमी हैं। तो अच्छा रहा वो इंटरव्यू, उसमें अच्छा अच्छा मार्क्स मिला। तो इसलिए आप जो है कोई पूर्वाग्रह पाल के मत जाइए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर जाइए। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जैसे जनरली लोग कहते हैं, लेकिन मतलब कहने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस का कुछ वो चीजें हैं जो हमारे अंदर, हमारे जो दृष्टिकोण है उससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे हम अगर ये डर जाएं यार, हमें अगर हम ठीक से बात नहीं किए तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो हमारा चाहे लाख कोशिश कर लें, हमको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लोग कहते रहेंगे कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। ठीक है, ये एक बात थी। और ये हमने कुछ 2-4 बातें इसमें नोट की थी, आप सब लोग को बता देंगे। धनंजय जी टाइम भी कम दिए, हमको लग रहा खत्म ही हो गया मेरा टाइम नहीं नहीं, टाइम है जो सर, है। अब विनय सर को बोलेंगे थोड़ा सा लेट तो जुड़ेंगे।
जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप एक विश्वास करिए कि आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल बेहतर है, कोई बनावटीपन मत रखिए, कोई आडंबर झूठ का सहारा मत लीजिए, और आप सच बोलेंगे तो इससे आप एक इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी वो दिखेगा। जैसे सिलेबस हम देख रहे थे, तो सिलेबस, आपने सिलेबस इंटरव्यू को देखा? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा होगा, हम लोग भी नहीं देखते थे। मैं इधर पर्सनालिटी टेस्ट है जो यूपी कमीशन जो शब्द इस्तेमाल करता है, वो इंटरव्यू शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, वो कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ शब्द हैं जो ये बताते हैं कि हमें आपको क्या क्या आपके अंदर से हमें चेक करना है। वो कहते हैं जनरल इंटरेस्ट, एकेडमिक इंटरेस्ट और जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन पावर और जनरल सूटेबिलिटी फॉर द सिविल सर्विसेज। ये इनके शब्द, इन ये सिलेबस में लिखा हुआ, आप सिलेबस मत कहिए उसको, एक जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द इंटरव्यू, आप उसको देखेंगे तो ये जो यूपीएससी का लिखा हुआ है, वो इसको थोड़ा सा डिटेल करके लिखा हुआ है। उसमें हम पढ़ रहे हैं वो जैसे शब्द वही मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा व्यापक है, उससे आपको ज्यादा, जिनके पास थोड़ा ज्यादा समय है इंटरव्यू की तैयारी करने का, वो इससे अपने आप को एक कॉन्फिडेंस बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जैसे जनरल इंटरेस्ट है, सुटेबिलिटी फॉर सर्विस है, मेंटल कैलिबर ऑफ कैंडिडेट है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड सोशल ट्रेट्स है, इंटरेस्ट इन करेंट अफेयर्स है, मेंटल अलर्टनेस है, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी। और कोई उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये कोई स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये सब इसमें है, आपके टेस्ट का नॉलेज नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, तो इससे एक आपका अपना जो है उत्तर निकल के आता है। और ये तो आपको बताए होंगे वहां पे, जैसे आपका बायोडाटा नहीं रहता है तो आपसे बातचीत कैसे वो शुरू करते हैं, ये एक सामान्य सी बात है, वो किसी भी चीज पे बात शुरू कर सकते हैं, जनरली आपके बारे में पूछ सकते हैं। तो उसमें तो ये लोग चर्चा किए हुए होंगे। अब इसमें इंटरेस्ट की बात है, ज्यादातर लोग तो पहली बार सामान्य तौर पे इंटरव्यू देते हैं, जिनको इंटरव्यू का अनुभव नहीं रहता है, वो इस बात पे चिंतित रहते थे कि हॉबी हॉबी क्या रखना है। हॉबी कुछ नहीं होता है, यूपी वाले हॉबीज कोई मतलब नहीं रखते हैं। यूपीएससी में पहले वो भरना पड़ता था हम लोग को कि आपकी हॉबी क्या है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हॉबी नहीं वो भरवाते हैं आपसे। तो इंटरेस्ट में आपके एकेडमिक इंटरेस्ट रहता है, और एक जनरल अवेयरनेस रहता है, और एक आपका जनरल इंटरेस्ट हो गया। तो तीन तरह की चीजें आपकी रुचियां होती है, रुचि में और हॉबी में। हॉबी इज द पैशन, तो पैशन से थोड़ा नीचे लेवल का है इंटरेस्ट। तो आपके इंटरेस्ट के लेवल को वो जांचते हैं, आप किन चीजों में आपकी रुचि रखती है, क्योंकि आपके बारे में कुछ उनको पता है नहीं, तो आपकी वो रुचियां जानते हैं। आप रुचि जैसे बताएंगे तो उस पर, अगर हॉबी किसी को तैयार है और वो पूछ लेते हैं तो आप उस पर अच्छा उत्तर बता लेंगे कोई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 90% किसी से वो पूछते हैं हाँ आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित न रहिए, कोई बहुत ज्यादा समय न दीजिए, नहीं तो हॉबी तो आपकी होती है नहीं। हमने तो यूपी का एग्जाम देने वालों को देखा, तो जो आदमी जो है रोज रट्टा मार रहा है, घटना चक्र, उसको हॉबी का क्या पता है। चाय पीना जनरल, हॉबी होती है हम लोगों की। हाँ ऐसा ऐसा हॉबी बताते हैं लोग कि आप सुन के जो है वो, हाँ जैसे कोई कहता है कि हाँ किताबें पढ़ना मेरा हॉबी है, ये एक हॉबी हो सकती है। क्रिकेट खेलना, संगीत सुनना, ये सब हॉबी होता है। लेकिन हॉबी बहुत जरूरी चीज होता है, मैं आपको बताऊं तो हॉबी आपको रखना चाहिए। वो आप जब सर्विस में जाते हैं ना, तो वो वहां पे वो काम आता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, लंबे टाइम तक बहुत मोनोटोनस काम है। आप पूरी जिंदगी वो काम करते हैं जो आप करना ही नहीं चाहते, तो आपकी मर्जी का कुछ भी नहीं होता है। तो एक हॉबी ही ऐसी चीज होती है जो आपकी मर्जी का होता है, आपको रिलैक्स देता है। हम लोग भोपाल में एक वो करते थे, आईएएस आते थे ट्रेनिंग देने, तो वो ये कहते थे कि
जीवन में प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी। उस प्रायोरिटी को वो 6 चीजें बताते थे, कहते पहला जो है हेल्थ, दूसरा हॉबी, तीसरा फैमिली, और चौथा जो है वो फ्रेंड्स होंगे, और उसके बाद रिलेटिव, और छठवें नंबर पे आपकी नौकरी। क्योंकि जब आप नौकरी करके रिटायर होंगे तो आपको लगेगा कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो हॉबी अगर आपकी डेवलप है, उससे सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं डेवलप है तो आप जनरली उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे। अब इधर एक आध हफ्ते में पता चलेगा कि वो पूछ रहे हैं कि नहीं। बाकी और भी जैसे इंटेलेक्चुअल टाइप की चीजें हैं इंटरव्यू पे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप इतना नहीं डीप जाना चाहेंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, मेंटल कैलिबर कैसे वो जांचते हैं, अच्छा मेंटल अलर्टनेस पे जैसे वो आपसे पूछते हैं ना कि आज कौन सा दिन है, ये आपको बताता है कि ये आपकी मेंटल अलर्टनेस वो जानना चाह रहे हैं, आज कौन सी तारीख है आप। तो मेंटल अलर्टनेस एक शब्द है जो आपके मेंटल कैलिबर को जांचने के लिए वो चीजें वो पूछते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। आपका क्रिटिकल पावर है, जैसे आपसे पूछते हैं क्रिटिकल पावर, इसलिए आपको वो जानना चाहते हैं कि आप चीजों को देख रहे हैं तो उसका आपका क्या उस पर नजरिया है, आपका एनालिसिस। एक तो आपका इंफॉर्मेशन के लेवल पे हो गया कि आप ये सूचना जानते ही नहीं जानते, और इस सूचना के बारे में आपके विचार क्या हैं, वो आपका क्रिटिकल पावर उसमें भी पता चलता है। दूसरा चीज होता है कि आप अंडर प्रेशर कैसा आप बिहेवियर होता है आपका, कैसे आप उसको जो है, तो उसमें कुछ सिचुएशन देते हैं। अभी सिचुएशन तो है, हम अगर समय हो तो हम आपको एक दो सिचुएशन बताएं जिससे कि वो क्या पता चलता है उन सब चीज। तो धनंजय जी समय है? पूरा समय है सर। विनय जी अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और उनकी क्लास बाद में कर लिया जाएगा। और एक मॉक भी है, अगर समय हाँ, आपके पास है आज। मॉक किसी और दिन कर लेंगे। मैं मैं सोचा जैसे फटाफट थोड़े 5 मिनट 10 मिनट कोई सवाल होंगे तो सवाल ले लेंगे। अच्छा अच्छा। तो एक जैसी सिचुएशन में बताना चाह रहा था कि नहीं नहीं, बताइए मोस्ट बताइए सर, पूरा टाइम लीजिए, उसमें ये मत सोचिए कि टाइम है नहीं है, वो विनय जी को हम कल कर देंगे। हर किसी से वो कोई ना कोई एक सिचुएशन वो पूछते हैं, तो उनको ये सिचुएशन कोई ऐसा काल्पनिक ने कहीं ना कहीं अपने परिवेश से जो घटी रहती है, वहां इंटरव्यू लेने वाले कौन होते हैं? आप सिंपली जैसे मतलब आप कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो इंटरव्यू लेते हैं, वहां पे एक दो अधिकारी रहते हैं, जैसे हमारे ही आपके जैसे अधिकारी रहेंगे। हमारी 10 साल की सर्विस हो गई तो हम अगर ठीक ठाक है तो लोकसभा आयोग के सदस्य हो सकते हैं। और वहां पे जो प्रोफेसर होते हैं उनको जाता है लेटर, वो आते हैं। अधिकारियों को जाता है गेस्ट के तौर पे, वो आते हैं। तो आप अधिकारी और उनसे जो है बात करने का, अगर फ्रिक्वेंटली आप बात करते हैं कि अपने प्रोफेसर से जैसे बात करते हैं, तो आप उनसे भी वैसे ही बात कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि ये सामने एक अनुभवी अधिकारी बैठे हैं, और तो उनके जो इर्द गिर्द घटा रहता है उसी तरह की सिचुएशन से पूछते हैं। अब एक सिचुएशन है कि एक सब इंस्पेक्टर वो कहीं 1-2 दिन से गायब है, परिवार ने पुलिस को सूचना दी, और वो कहीं एक दूसरे जनपद में उसकी जो है बॉडी रिकवर की गई, और वो मृत पाया गया। फिर उसको ले जाना है, जो भी प्रक्रिया करनी है उसकी, लेकिन परिवार के लोग आ जाते हैं, और परिवार के लोग वो शव को ले नहीं जाने दे रहे हैं। अब वहां प्रशासन आया हुआ है, तो वो उस सिचुएशन में वो पूछते हैं, वो शव नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कोई इसमें बताना चाहेगा एक बात, कोई भी अभ्यर्थी हो जो बताना चाह रहे हो कि आप उनके परिवार से कैसे डील करेंगे? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? हेलो सर। नहीं नहीं, अभी बोलेंगे वो, थोड़ा डिले हो रहा है। आप मीनू गुड मीनू इवनिंग सर। जी। गुड इवनिंग। सर मैं उस सिचुएशन में होंगी तो मैं उनकी फैमिली से बात करूंगी और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को उनको अश्योरेंस दूंगी कि जो भी हुआ है उसका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट
होगा और उसके बाद सबको ले जाने दें। हाँ, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और इसमें ऐसा होगा कि वो जैसे थोड़ी देर आपको उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो परिवार आहत रहता है, तो थोड़ा जी सा सर। लगेगा, लेकिन आपको इस विश्वास के साथ उनसे बात करनी है। अब कि उनके परिवार के साथ आपको संवेदना भी व्यक्त करनी है, और थोड़ा सा वेट भी आपको करना है, आपको पोलाइट रहना है, और ऐसा आपको बात करना है जिससे कि परिवार को लगे कि आप उसके दुख में शामिल हैं। तो वो भी समझते हैं, दुखी लोग इस बात तो ठीक है आपका उत्तर। तो इसी तरह के मतलब सिंपल सिचुएशन देते, कोई ऐसा टफ सिचुएशन आपको नहीं देते हैं कि जहां आप आप बताइए। उत्तर न दे पाए। हम उत्तर तब नहीं दे पाते हैं जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए प्रेशर में रहते हैं। तो प्रेशर में रहते हमको कुछ समझ ही नहीं आता। आप जैसे इंटरव्यू दे के बाहर निकलेंगे, आपको लगेगा यार इसका क्या हमने उत्तर दे दिया, ये हमको बताना चाहिए था। तो ऐसा होता है, चाहे अब बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका जाएगा तब भी होगा, आप बाहर निकल के कहेंगे कि जो है। अच्छा, जैसे सिचुएशन की बात, उसके पहले हम एक दो और बात करेंगे, थोड़ा करंट से भी रिलेटेड और सिचुएशन से भी रिलेटेड। लेकिन इसमें जो सिलेबस में था एक कैरेक्टर शब्द है, एक कैरेक्टर वो आपका देखना चाह रहे हैं। तो कैरेक्टर में पॉजिटिव कैरेक्टर तो यही होता है, इंटीग्रिटी हो आपकी, ऑनेस्टी हो, आप करेजियस हो। और नेगेटिव में ये है कि आप लालची तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है, यही सब चीज तो नेगेटिव होगा। तो आपके अगर आप ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो इतना तो पता चलता है कि हाँ ये जो है ऑनेस्टी है इनके अंदर, और लालची नहीं है। तो अ, आप बात करेंगे थोड़ा सा, तो कोई डेमोक्रेटिक वे में ही बात करेंगे। जैसे हम कोई चीज पे बात कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा विचार न दे दें जिससे बिल्कुल दिखता हो कि मतलब मैं तो बहुत इसको लेकर के एक तरफा सोचता हूँ। जो बैलेंस्ड जजमेंट, वो जो शब्द है आपके इसमें इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शन में, तो वो उससे जो है पता चलता है कि हाँ बैलेंस आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत पुरानी बात है, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये बात काफी दिन से सोचता हूँ। मैं क्योंकि अधिकारियों से भी इस पे बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो इस चीज को बहुत मजाक मजाक में लेते हैं। ये बहुत हंसी की चीजें वो लेते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर बात है। आपने आपने बिहार में एक घटना हुई थी, एक विधायक ने एक ग्राम पंचायत के सचिव को फोन किया था, भाई वीरेंद्र मैं बोल रहा हूँ। आप देखेंगे वो बहुत उसमें मीम्स वगैरह बने। आप में से किसी ने सुना है? जी, जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वो बात है। धनंजय जी आपने? हाँ, बहुत अच्छे आवाज से। नहीं आ रही। यस सर, सुना है, सुना है। हाँ, बहुत बहुत अच्छे से। वो एक सचिव को बात करते थे। बोल रहा हूँ। तो आप उन दोनों में से किसके पक्ष में खड़े हैं? ये आपकी सुटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज बताती है। आपका पक्ष जो है सर वो सचिव का पक्ष है कि सर वो डिग्निटी ऑफ मतलब ह्यूमन होनी चाहिए। जिस तरह से वो विधायक बात कर रहे थे वो गलत था। और सचिव का पक्ष इसलिए गलत था कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाल दी थी, तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है सर, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है सर। तो आप उसमें सचिव जी के पक्ष में हैं। सर गलती तो दोनों साइड से है, लेकिन हाँ सर, सचिव जी की साइड में ही रहूंगी मैं। हाँ, लेकिन लेकिन मुझसे आप पूछिएगा तो मैं सचिव जी के साइड में नहीं। देखिए, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो सकती है, आपका साइड सही हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। मुझसे तो जो पूछेंगे तो मैं अपना उत्तर बताऊंगा ना। कोई भी कहीं भी आप किसी से भी तैयारी करने जाएंगे तो आप पूछेंगे सर इसका मुझे उत्तर क्या बताना है, वो अपना उत्तर बताएगा। हाँ सर, प्लीज बताइए इसका क्या होगा सही हाँ, तो आंसर। इससे ऐसा घबराने वाली बात नहीं। मैं बस उस उसकी चर्चा इसलिए मैं छेड़ा था कि आप हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कितना डीपली समझ रहे हैं। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है कि जो जनप्रतिनिधि, चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसका प्रोटोकॉल हमसे बहुत ऊपर है। हम्म। क्योंकि वो विधायिका का पार्ट है, और जनता
स्वयं पर जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रही है और वो जनप्रतिनिधि जनता है। तो हम जब बात कर रहे हैं उससे, तो वो हम जनता से बात कर रहे हैं। तो हमारा लहजा जो है जनता के नौकर जैसा ही होना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हम जैसे ही एक बड़ी परीक्षा पास करते हैं तो हमको ये लगता है कि हम बहुत काबिल आदमी हैं और ये सारा सिस्टम हमारे इशारे पे चलना चाहिए। ये एक समस्या है। उनको ये नहीं समस्या है कि हम सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, और हम जब बात कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि मतलब इसके जियो भी जारी हैं। आप यूपी में, क्योंकि हम लोग यूपी में काम करते हैं तो यूपी की तो जानते हैं कि विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है, उसको रिसीव कैसे करना है, उसको कैसे हमको सी ऑफ करना है। हाँ, कोई अनर्गल चीज वो बात कर रहा है तो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से हमें जवाब भी देना है। अगर आप ये बताते हैं, मेरे ख्याल कि सर सिस्टम में जो है, जो जनप्रतिनिधि है वो प्रोटोकॉल में हमसे ऊपर है, हमको यथोचित अभिवादन के साथ उसका जो है उसके साथ संवाद करना चाहिए। अगर वो कोई समस्या बताते हैं तो उसको हमें नोट करके यथासंभव समाधान करना चाहिए या समाधान करने का उसको आश्वासन देना चाहिए। विधायक जी की समस्या ये है कि वो नमस्कार नहीं किया, बात बस वहीं से बिगड़ गई और वो आप हमको जानते नहीं, मैं विधायक हूँ, यहाँ से भी बात बिगड़ गई। और सचिव जी की समस्या ये है कि सचिव जी जो है वो पंचायत वाले सीरीज के सचिव, उनको लगा कि हाँ विधायक से जो है, तो ये एक समस्या। अगर हम उसको डिफाइन करते हैं इस तरह से तो ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ रहा है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू है और ये व्यक्ति सूटेबल, सिविल सर्विस के लिए सूटेबल है। सूटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमसे अगर जैसे मान हमारा वो क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज का समझना चाहते हैं और हम क्रिटिसाइज करने में आंदोलनकारी हो जाते हैं। जैसे एक सिटी मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा? अब इसमें अभी जो अलंकार तिवारी जी हैं उन्हीं की बात हो रही है, आप लोग जानते होंगे, सुना, जानते होंगे। और ये प्रश्न आएगा, आपसे प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे, ये सब तो जानते ही हैं, इन सब चीजों पे तो नजर ही रहती है आजकल। गुड इवनिंग सर, मैं सुशील कुमार हियर। मेरा राय ये है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो जो यूजीसी गाइडलाइंस थी उसके विरोध में इस्तीफा दिया है। तो जब वो सरकार में है तो कोई भी गाइडलाइंस सरकार अगर जारी करती है तो कोई भी जो आप अगर सरकार का पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, तो आप सरकार के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। किसी भी गाइडलाइंस को अगर मानना है या नहीं मानना है वो आप एक अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दे सकते हैं विद इन द सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि सर उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन उसके बाद सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट करने से पहले वो पूरा पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, जो कि वायलेशन करता है सिविल सर्विस रूल का। थर्ड है कि अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि एक पार्टी उन्होंने बनाने के लिए बोला है, यानी कि उनकी जो मंशा है वो एक तरीके से इसको जो यूजीसी गाइडलाइन है इस इशू को एक्सप्लोइट करने की है। तो 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि उनका जो व्यू पॉइंट है वो गलत है विद रेस्पेक्ट टू दी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी सूटेबिलिटी टेस्ट हो रही है वहां पे। तो एक सिविल सर्विस करने वाले व्यक्ति का, जो एक सर्वेंट व्यक्ति है, वो एक्चुअली अध्यादेश है, यूजीसी एक अध्यादेश था, तो अध्यादेश विधि का स्टेटस रखता है। तो उससे उनको नाराजगी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो सरकार में रहते हुए सरकार के किसी नियम कानून और आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, वो कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं और उसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसमें तो कोई समस्या नहीं है, आप इस्तीफा दे सकते हैं। नौकरी में रहते हुए बहुत सारी आपको शर्तों का पालन करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब सिविल सर्विस चेयर पे होते हैं, तो जब हम चेयर पे होते हैं तो हम किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं होते हैं,
हम किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। हमारी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता है। हमारे अपने विचार कहीं अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब किसी ने पढ़ा है वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थियरी? वो आज भी चलती है, वो बहुत पुरानी थियरी है, लेकिन पूरे ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी की थियरी है और उसने जो ट्रेड्स बताए उसके, वो चलते हैं उसमें। और वो एक सही जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स भी शायद किसी ने पढ़ा हो, ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत आता है। हमको जो जो हमारे अंदर से वो निकाल तो नहीं सकते। हमारा संस्कार है, इन्हीं परिवेश में ही पलते हैं, इसी परिवेश से हम सोसाइटी के ही अंग हैं। कुर्सी पे बैठते ही हम बदल तो नहीं जाते, लेकिन जब तक हम कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हमें जो है इससे सूटेबिलिटी पता चलता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि उन्होंने गलत किया कि सही किया, ये एक अलग है। तो गलत और सही का फैसला हम उसमें नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सूटेबिलिटी जो सर्विस के लिए चेक की जा रही है, वो ये है कि हम चेयर पे बैठे हैं तो हम जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्तिगत विचार, भावनाएं और पूर्वाग्रह से मुक्त हैं कि नहीं। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, उस पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो सूटेबिलिटी चेक करने की बात है, वो इस तरह के विचार रखने चाहिए। जैसे पर आपसे वो बात करते हैं तो आप ऐसा मत हो जाइए जिससे कि आप कहीं पे इंक्लाइन दिखते हों। तो आपका एक वो रहना चाहिए, बैलेंस अप्रोच रहे। तो वो सब लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन यूपीएससी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। एक दो सवाल और भी, जैसे जिसके लिए सब लोग परेशान रहते हैं कि आप जो है सिविल में क्यों आना चाहते हैं। है कोई न कोई तो होगा इसमें जो है, जो इस सवाल से परेशान हो रहा होगा। यस सर, कोई भी आंसर देते हो फेक सा लगता है इसका आंसर। सो मतलब जेन्युइन आंसर कैसे दिया जाए इसका सर? बहुत लोग परेशान है, तो इसका जेन्युइन आंसर ही दीजिए। आप इसका जेन्युइन आंसर इसलिए नहीं दे पाते, आप अपने बारे में सोचते नहीं। आप ये समझ ही नहीं पाते कि हम वास्तव में सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं। सर जिसलिए ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि ये स्टेट की प्रेस्टिजियस जॉब है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, प्रेस्टिजियस में थोड़ा सा लिमिटेड आंसर हो जाता है। मेरा अपना जो नजरिया है इस पे बताना चाहिए कि ये एक बेस्ट कैरियर है। अब वो बाकी आगे आपसे पूछ सकते हैं कि बेस्ट कैरियर कैसे है, ये भी सर्विस है, वो भी सर्विस है, वो भी सर्विस है, क्यों नहीं आप वो सब करते हैं। तो हकीकत बात यह है कि वो एक बेस्ट कैरियर है, ये बात वो भी जानते हैं। वो घर में जाते हैं तो अपने लड़के को कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं कॉल हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है आईएएस पीसीएस बन जाए, सिविल सर्विस में चला जाए। जो आपसे ये सवाल पूछ रहा है ना, वो भी मानता है कि ये बेस्ट कैरियर है। वो दामाद भी खोज रहा है तो वो कोई पीसीएस आईएएस ही खोज रहा है, कोई इसी तरह की प्रेस्टिजियस सर्विस में ही खोज रहा है। तो वो इस बात से आश्वस्त है कि ये एक बेस्ट कैरियर है। अब वो आपसे पूछेंगे बेस्ट कैरियर कैसे है। बेस्ट कैरियर में जैसे आपका एक जॉब सिक्योरिटी हो गया, एक हैंडसम सैलरी है जिससे कि आप बिल्कुल अपनी भौतिक आवश्यकताएं और न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, आपका रिलेटिव्स में रिस्पेक्ट हो गया, सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट हो गया। तो रिस्पेक्ट भी उस सर्विस की है। और एक इससे थोड़ी इतर बात यह है जो आपको नहीं कहनी चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के लिए आपको कहने कि सिविल सर्विस की रिस्पेक्ट इसलिए कि हम एक फ्यूडल समाज से यहाँ तक डेमोक्रेटिक समाज में आए। तो फ्यूडल समाज में जो नौकरशाही का बहुत सम्मान होता है, तो वो बात आपको नहीं कहनी है ये सब चीजें। लेकिन आप कभी इस तरीके से सोचिएगा, क्योंकि सामान्य तौर पे लोग जो है पहले, अब तो नीली बत्ती हटा दिया उन्होंने, नहीं तो ज्यादातर तैयारी करने वाले एम्बेसडर पे नीली बत्ती लाए सामने चिपकाते थे कि ये मोटिवेशन है उनका। तो उस तरह से तो अब वो चीजें आप नहीं, ग्लैमर और ये सारी चीजें सोच के भी बहुत सारे लोग, उनको लगता है हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे इसलिए भी तैयारी करते हैं। वो तो बहुत सारी चीजें, तो ये
एक ढकी छिपी रहती हैं अंदर, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सर्विस में आएंगे तो वो सारे फ्यूडल स्ट्रक्चर टूट चुके हैं। जनता इस समय आपके ऊपर बहुत हावी है, और आपको एक अच्छी नौकरी है ठीक से अगर करते हैं तो। ये है दूसरी चीज, जो एक कैरियर एडवांसमेंट होता है, बेटर कैरियर एडवांसमेंट, इससे बेहतर कहीं नहीं है। आप डिप्टी कलेक्टर आज होते हैं, अब 2010 बैच के डिप्टी कलेक्टर आईएएस में जा चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं। तो ये कैरियर एडवांसमेंट जो है बहुत बेटर है इसमें। केवल डिप्टी कलेक्टर नहीं, बाकी सर्विसेज में भी बहुत तेजी से उसमें ग्रोथ है। और जो लास्ट में आप कह सकते हैं कि सर हम अपने कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए बेहतर चीजें कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले ही आप कहेंगे कि हम लोगों को कल्याण करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, तो आइडियलिस्टिक आंसर बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि उनको उत्तर पता है और आपकी हकीकत भी उनको पता है। तो आप ठीक है, संतुष्ट हैं? मीनू चौधरी यही बोल रही थी आप मेरे ख्याल से। सर सुशील हियर, मेरा ये था कि इसमें बोल सकते हैं कि सर जो सर्विस हमको जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन में कुछ काम करना चाहता हूँ, तो इसमें सर्विस के थ्रू, सिविल सर्विस के थ्रू पावर मिलती है हमें टाइमली एग्जीक्यूट करने की चीजें को। ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर? बात तो सही है, लेकिन देखिए उसमें बहुत कुर्राट लोग रहते हैं। आप सवालों के इतने घेरे में आएंगे कि आप परेशान हो। पहला बात तो आपने कहा कि हमको पावर चाहिए। पावर नहीं होता है, अथॉरिटी होती है। जैसे जब लिखा जाता है, जैसे आप किसी पद पे चले जाएंगे तो वहां पावर ऑफ डिप्टी कलेक्टर नहीं लिखा जाता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिप्टी कलेक्टर। आपके कर्तव्य एवं दायित्व तो है, वो पावर तो नहीं होता है। पावर तो दूसरी चीज हो गई। तो और आप शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो ये कैसे कर पाएंगे आप? मतलब एक सिविल सर्विस में जा करके और शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे काम करेंगे? नहीं सर, किसी भी क्षेत्र के बारे में जैसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे तहसील में अगर एसडीएम भी बनते हैं तो वहां पर भी जो लोग आते हैं उनको उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए, लेकिन समाज में अगर विदाउट हम शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो वो तहसील में आकर के कैसे शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे? नहीं सर, मैं बस एक एग्जाम्पल पूछ रहा था कि हम किस आप बोल सकते हैं कि करना चाहते हैं वो बता ही सकते हैं, लेकिन लास्ट में बता सकते हैं कि इससे जो है जो तमाम लोग हैं उनके लिए हमारे पास एक बड़ा कार्य क्षेत्र होता है और वो बेहतर करने का बहुत अवसर होता है हमारे पास। ठीक है सर। आप अपना उत्तर बनाइएगा, मैं अपना उत्तर दे रहा हूँ ना। आप ठीक है इस सर, ठीक। घबराइएगा नहीं, आपने उत्तर बहुत अच्छा दिया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन सर पावर को यूज नहीं करना है, अथॉरिटी यूज कर सकती है कि हमारे पास अथॉरिटी होगी कि हम किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि हाँ वो ठीक है। वो ऐसा है कि आप जब सिस्टम में रहते हैं, फिलहाल हमारा एक वेलफेयर स्टेट है और उस वेलफेयर स्टेट के जो रूल्स रेगुलेशन और एंटाइटलमेंट्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है ऑथराइज होते हैं, हमारे पास अथॉरिटी होती है और हम उसको बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा सकते हैं। ये एक अच्छा उत्तर बन सकता है इस लाइन पे अगर आप सोचेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सर। और भी कई चीजें थी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो से पूछ लें। यहाँ टाइम पता नहीं चलता है कि आपका इंटरेस्ट भी है, मुझे भी। मैं आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, 1 घंटे हो जाता है कि हम लोग को मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में। मुझे मेरे तो अब जैसे ये तो जैसे अब नए विद्यार्थी लोग हैं, हमने जैसे फेसबुक पर पहला यूपीएससी तैयारी और कमीशन तैयारी करवाने वाला ग्रुप जो है वो हमने शुरू किया था। अब बाद में 1-1.5 लाख फॉलोअर थे। अभी सर ग्रुप है आपका? कहाँ है? दिखता है। नहीं। वो अपने सब पेज भी डिलीट कर दिया और एक्चुअली मैं 2016 तक तो थोड़ा टच में था। बाकी बाद में जब कोई सवाल पूछता था तो जब हम उसके टच में नहीं है तो एक फेक उत्तर बताते तो वो जो सामने वाला है ना उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। अब वो आप लोगों की पीढ़ी आ गई थी तो उस समय हम लोगों ने सौंप दिया कि अब जो है हम लोग, तो फिर हमने लिटरली
पेज डिलीट कर दिया। नहीं तो उस पे इंटरव्यू पे हमको लगता है कि हमने 20 जो है वो सीरीज लिखी थी। नहीं, बहुत बढ़िया पेज था सर, उससे तो हम लोग मान लीजिए हम लोग तो साक्षात ही आपसे आज वार्तालाप होती थी। लोग मिलते हैं, उस टाइम के लोग एडीएम हो चुके हैं, अभी भी मिलते हैं तो बहुत जी। सम्मान के साथ मिलते हैं, बोलते हैं अरे यार आप ही हैं वो। तो वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट की वजह से ही ऐसा करते हैं। लेकिन अब नहीं, अगर हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टच में नहीं है, तो किसी को व्यर्थ में मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए, वो भटकाना नहीं चाहिए, ताकि जो लोग वास्तव में उस टच में हैं वही मार्गदर्शन करें, ज्यादा बेहतर बता पाते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? सर अगर टाइम का इश्यू ना हो तो क्लास जारी रखा जाए। अच्छा, पूछेंगे क्लास आप अब लोग, अच्छा चलिए एक बात और फिर बता दे। ठीक है, आप ठीक है। लोग इंटरेक्ट करेंगे तो सर बहुत बहुत ज्यादा सर से आप जो है ना निकलवा सकते हैं। सर के तो पास इतना हमारे अथाह खजाना है कि सर लाखों लोग नहीं, सर जो हमने सर के पेज पे थे। बहुत हमने ये तो सब काफी हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब इंसाइट मिल रही है, तो थोड़ा नहीं सा नहीं, आप लोग प्रश्न पूछेंगे ना जो आपके मन में है ना, वो आप एक दो प्रश्न सभी लोग पूछ देंगे तो सर समराइज भी कर देंगे। ऐसा नहीं है, एक एक प्रश्न पूछ लेंगे सब लोग। जैसे एक और सवाल है धनंजय जी, जो ज्यादातर लोग उससे घबराते हैं, मेरा मेरा भी एक बार इंटरव्यू में इसका नुकसान हो चुका है। तो ये जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एकेडमिक्स है, उससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, हाँ और वो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो कर देता है, क्योंकि हम तो वो छोड़ चुके हैं। लेकिन तो वो जैसे आपसे पूछते हैं कि आपका, मान लीजिए कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम धनंजय जी के बारे में अगर कुछ नहीं जानते, तो हम मिलेंगे और उनके बारे में हमको जाना है, यार इस आदमी का क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्या इंटरेस्ट एरिया है, ये आदमी कैसा है। तो हम पूछेंगे आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है। अब आपने बताया कि हाँ, तब हमने जो है फिलॉसफी में एमए किया है। तो जब आप बताएंगे हमने फिलॉसफी में एमए किया है, तो वो कुछ तो फिलॉसफी में बात करेगा आपसे। अब आप बता ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा इंप्रेशन खराब जाएगा। समस्या हमारी ये है कि हम एकेडमिक्स में पास हो जाते हैं, और भले कोई जाने चाहे न जाने, हम एकेडमिक्स हमारा पूरा हो जाता है। आप किसी आईआईटीएन से उसके एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उसकी अच्छी पढ़ाई हुई है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर, उसे डॉक्टरी के बारे में बात करिए, एकदम कंफर्ट बात करेगा। कोई जेएनयू से सोशोलॉजी में पास आउट है, आप उससे समाज शास्त्र बात करिए, वो पसंद हो जाएगा। चाहे किसी भी कहीं भी चले जाए, कितना भी भूल जाए। अब आप कहते याद नहीं आता, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो आपको एबीसीडी तो भूल नहीं गया, वो भी तो बहुत लंबा टाइम हो गया। और इंटरव्यू में यूपी में पूछते थे, अच्छा कखा कखा सुनाइए। तो ये भी एक समस्या थी बहुत सारे लोगों को। तो एक तो जैसे इंटरव्यू बोर्ड है ना, तो वो भी हमारे आपके जैसे ऐसे लोग हैं जो पहले प्रश्न वगैरह इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, उनको भी जो है भाई, उनके भी तो लिमिट्स है, वो क्या करेंगे। तो मेरा इसमें मानना ये रहता है कि जो एकेडमिक में, कि आप उनको सच बताइए। एक तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे आपने बीएससी किया हुआ है बायोलॉजी में या मैथ साइड से, तो आपको एक बहुत बेसिक बेसिक चीजें तो आपको उसमें आनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा, वो बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाएंगे, आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे। मेरे साथ एक समस्या ये थी कि वो जैन साहब जो है बॉटनी के प्रोफेसर थे, वही चेयरमैन थे, और हम सब है वही जो है पूछने लगे बायोलॉजी। और मैं बीएससी तो किया हूँ बायोलॉजी से, लेकिन विज्ञान से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, पास हूँ। तो मैं जो है ठीक से बता नहीं पाया, उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो मार्क्स अच्छे नहीं मिले। हालांकि उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अब उसमें ये है ना कि जब आप दो चार बार कुछ नहीं बता पाते हैं उससे, तो आप पैनिक हो जाते, स्ट्रेस में आते हैं, फिर आपके अंदर की और भी जो स्ट्रेंथ है वो निकल के नहीं आती। तो वैसी स्थिति में आपको ये अभ्यास होना चाहिए कि दो चार प्रश्न हमको नहीं आ रहे हैं, उसमें हम अपने आप को कैसे कूल रखें। भी जो और जैसे सर 1 मिनट रुकेंगे, ये प्रश्न जो है 2 लोगों का है, मीनू का, सुरैना का, दोनों लोगों का जो है
एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है थोड़ा, एक एमबीए, मीनू आपका एमबीए है ना उसमें, और कुछ है आपने पूछा भी था हमसे। हाँ सर, मैंने पूछा था एमबीए के बारे में, बट मैंने सोचा सर एमबीए में बताऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने अब फॉर्म में भी नहीं फिल किया है, तो मैंने ठीक है, आपने नहीं, अगर आपको एमबीए अच्छा से आपने किया होता आप जरूर बताती। हम्म। ये बात है भाई, जो चीज सर हमारे, बीएससी किया सर बायोलॉजी से, तो बता दी सर क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे। हाँ बायोलॉजी में वो ग्लूकोज फ्रक्टोज बहुत बेसिक चीजें हैं। मुझे सच बात है, मैंने बायोलॉजी बीएससी किया है, लेकिन मुझे बायोलॉजी की बेसिक चीजें नहीं आती हैं। वो तो जो सर बेसिक ही थी ना, बेसिक ही थी ना। ये बहुत बेसिक चीज थी, मतलब ग्लूकोज ठीक है फ्रक्टोज सर। में क्या फर्क होता है, इसमें जो शहद होता है, शहद में ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज होता है, ऐसा कुछ सवाल तो काफी दिन हो गए। तो यही यही सारे सवाल थे। और एक सवाल है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पहला सवाल था, वो जैन साहब ने हमसे पूछा था, वो मुझे याद नहीं है, किसी दिन याद होगा तो मैं भेज दूंगा आपको क्या पूछा था उन्होंने। तो बेसिक चीज ही वो पूछते हैं। और मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं कि बेसिक चीजें भी अगर हमको नहीं आती हैं तो हम ये, फिर वहां पे हमको अलर्ट होने की जरूरत होती है। हमें ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि सर मुझे एकेडमिक्स का पढ़ाई के बहुत काफी दिन हो गया, तो अभी जो है हमें याद नहीं है, इसमें मैं ज्यादा बता नहीं पाए। वो उसके बाद आपसे उस पे सवाल नहीं पूछेंगे। एक सुरैना लेकिन का सर प्रश्न था, ये सुरैना जी भी हैं, उनका ये प्रश्न था कि इन्होंने पहले बीएससी किया, आईआईटी का एंट्रेंस दिया, जो भी नहीं हुआ, फिर बाद में इनका हुआ है, फिर बीएससी के बाद इन्होंने बीटेक किया। वो डरती हैं, मैंने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, दोनों किया इन्होंने और फॉर्म में भी भर दिया है। तो इनका क्या जवाब होना चाहिए, और बेसिक इस पे ये तैयार करें। बीएससी किया फिर बीटेक किया, जी जी। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, ये तो अच्छी बात है, आपके पास जितनी डिग्री है अच्छी है, लेकिन इनको तो सब्जेक्ट आप बता सकते हैं। आपको बताने में क्या दिक्कत है, इनको बशर्ते कि ये डर बेसिकली है कि बीटेक से सवाल सब्जेक्ट के नाम भी इनको याद नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत बुरी स्थिति है बीटेक में। तो हाँ, बीटेक वालों की तो समस्या है, बीटेक में तो ज्यादा समस्या है। वही कहने हैं, अभी कोई आईआईटीएन को बीटेक बताने में थोड़ी वो लगती है। तो आप उससे घबराइए नहीं, ये है कि आप कम से कम पेपर तो याद कर लीजिए कि हम बीटेक में कौन से पेपर थे, और वहां पे कोई इंजीनियर बैठा हुआ थोड़े आपसे पूछ रहा है, सर आप ही एमएनआईटी के लोग बैठ रहे हैं इस समय, 2-3 प्रोफेसर जो है एमएनआईटी से अच्छा हाँ, बैठ रहे हैं। बीटेक के एस्पिरेंट बढ़ गए होंगे, तो उन्होंने इंजीनियरिंग से कुछ अब ट्रिपल बता आईटी लिए। से मेरे जो हैं 1-2 प्रोफेसर जानने वाले, जो एमएनआईटी से और ट्रिपल आईटी से जा रहे हैं, अब वो स्पेशल के लिए जा रहे हैं या में बिठा रहे हैं कि स्पेशल फोर्स के भी बहुत इंटरव्यू होते रहते हैं। हाँ हाँ सर हाँ ब्रांच का आइडिया है क्या उन प्रोफेसर के? जी, उन प्रोफेसर के ब्रांच का आइडिया है क्या कि किस चीज की फैकल्टी हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल के, कंप्यूटर के? एक तो मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं, एक कंप्यूटर साइंस के हैं। अब वो बोर्ड में सर बैठते हैं ये एमएनआईटी मुझे सर नहीं सर सर एमएनआईटी सुशील यार, एमएनआईटी से सर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं क्या? हाँ हाँ, बताएंगे आपसे पब्लिकली नाम बता सकते हैं? मैं समझता हूँ ये सब चीजें आप चर्चा न ये करिए। पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए, मैं वो सब मैं नहीं नहीं, आपको पब्लिकली और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ उससे। मैं एक सर जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उस क्यूरियोसिटी से आप फिर अपने बारे में एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए। जी जी। ठीक आप जो है ना, जब आप वहां एंटर करने जाइए तो बस आप ये समझिए कि आप अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, और आप अपने किसी परिचित अधिकारी से बात कर रहे हैं। सामने कौन है क्या है आपको उससे जो है वो मुझे एक बार इंटरव्यू में परिचित, वो बिहार का जो मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो एक्चुअली वो मेरा पहला इंटरव्यू था। तो मैं पटना चला गया, एक हमारे दोस्त थे मुखर्जी नगर के, तो हम वो उनका घर था, तो उनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ था, तो हम वो कहे चलो घर हमारे वहीं रहेंगे 30-40 दिन, तैयारी कर लेंगे। तो वहां पे एक अशोक राजपथ के कोचिंग थी पॉलिटिकल साइंस के, वो बहुत किताबें लिखे उन्होंने, वो पढ़ाते थे, कोचिंग उनकी तैयारी कराते थे इंटरव्यू पे। तो वहां पे एक प्रोफेसर उनके जो गाइड रहे थे जमाने में, तो वो और आते थे मॉक लेने। तो
मौक ले थे। संयोग से मैं इंटरव्यू में गया तो वो सामने बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा यार ये तो हमारे मौक लेने आते थे। फिर मैं नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा उसका कोई असर नहीं पड़ा इंटरव्यू में। और बस मैं लौट के आया तो मैंने कहा कि सर वो इनसे कहा जिनसे मैंने कोचिंग कर रहा था, तो उनसे कहा कि सर वो सर बैठे थे कोच। बोले अच्छा ठीक है शाम को बात। तो वो फोन से बात किए तो बोले कि हाँ यार याद तो मुझको आ रहा है, वो लड़का उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ। बस इतनी सी बात, कोई उसका ऐसा असर नहीं पड़ा कि हाँ मतलब इससे वो हो जाए। एक चीज का था मनोवैज्ञानिक असर कि हाँ वो डर, वो चीजें नहीं लगी कि हम ये सोच के जा रहे हैं कि सामने कोई बहुत बड़ा विद्वान बैठा हो, या विद्वान भी बैठा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप भी विद्वान अपने आप को मान के बात करिए। हाँ गलत सलत बात न करिए, मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिए। नहीं आता है तो क्षमा मांग लीजिए, आता है जितना उतना आप। और जैसे कुछ कोई चीज बताते हैं आप, तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि आपकी कथा कहानी और भूमिका वो सुनेंगे। जैसे 2-3 आप लाइन बोलेंगे ना, वो फिर स्विच कर देते हो, क्योंकि वो भी 4-5 लोग रहते हैं, सबको ऐसे ही प्रश्न पूछने के लिए रहता है। सब अपना इधर किनारे 8-10 प्रश्न लेके बैठे रहते हैं, तो उनको भी रहता है कि हाँ इसके बाद उनको नंबर है, उनको नंबर है, उनको नंबर है, सबको प्रश्न पूछना है। तो आप अगर प्रथम दृष्टिया 2-4 लाइन में क्रक्स बात बोल देते हैं, तो अगर इंटरेस्टिंग है तो आगे बढ़ेगा, और नहीं इंटरेस्टिंग है तो फिर वो स्विच हो जाता है। वो या तो उसी से आंसर पूछे, या वो इशारा कर देंगे कि आप पूछिए, या जो चेयरमैन है बोर्ड के वो इशारा कर देंगे कि ठीक है अब आप पूछे। तो उनके पास भी टाइम कम रहता है, तो जो भी कहिए पहली 2-4 लाइन में कह के खत्म करिए, क्योंकि वो सबको पूछना है। ठीक है, और बताइए कोई बात हो तो। धनंजय जी सर आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिसेंट डेवलपमेंट से है। अभी जो है बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, तो जो उनके पार्टी हेड है उन्होंने बोला है शेख हसीना को एक्स्ट्रेडिशन करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या भारत को एक्स्ट्रेडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब मुझसे इस बारे में सवाल मत करिए। अब आपके ये धनंजय जी जो है पढ़ाएंगे, यही लोग इस सब के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है सर। अभी हम बात करते हैं। ठीक है हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर जैसे हमने एंटर किया हॉल उसमें इंटरव्यू रूम में और चेयर के पास जाके खड़े हो गए, और वो मानो बोर्ड के मेंबर्स बोल गए, भूल गए मतलब बोलना कि बैठ जाओ, तो फिर सर पूछना है उनको कि बैठ जाएं क्या? ये देखिए, ये अगर इस स्थिति की हम कल्पना कर रहे हैं तो हम पहली तैयारी मतलब डिरेल कर रहे हैं। आप सिंपल आप सोचिए, आप किसी भी जिले में तो आप रहती होंगी, उस जिले में आप किसी बड़े अफसर से आप मिलने जाइए। मिलने जाएंगे तो वो अगर इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसको पता है सामने वाले को कि ये संक्षिप्त कोई बात करने आए हैं, तो हो सकता है आपको उस काबिल ना समझे कि कहे हाँ ठीक है बैठिए। थोड़ा और काबिल समझेगा, कहेगा अच्छा ठीक है चाय पी के जाइएगा, बात करेगा, सुनेगा, आपको भेज देगा। जैसा उसको ये अंदेशा रहेगा कि किस काम के लिए आए हैं या किस स्तर का संबंध है, तो वो ऐसे ऐसे ही बिहेव करता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर अधिकारी भी ऐसे ही बिहेव करता है आपके साथ। अब आप सिंपली वहां पे जाते तो वो ऐसा नहीं है कि आपको ये कहने के लिए भूल जाएंगे कि हाँ आप बैठिए, नहीं बैठेंगे, इशारा करते हैं। अगर नहीं भी वो इशारा करते हैं तो आप बैठिए, खड़े खड़े तो आप इंटरव्यू देंगे नहीं। अब आपको वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता है। आप गए वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं और वो आप खड़े खड़े इंटरव्यू देंगे नहीं। हो सकता है स्ट्रेटेजिकली वो आपको बैठने के लिए ना कहें। तो आप किसी भी अधिकारी से बात करने जाते हैं और आप खड़े खड़े वहां से चले आते हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं है। वो देखते हैं कि ये बैठता है कि नहीं बैठता है, आप बैठ जाइए, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। इतनी इतनी बारीक चीजों को इतना बड़ा हम हवा बना कर, ये कुछ होता ही नहीं है इस तरह की चीजें कि हाँ वो आपको कहें कि आपको बैठने के लिए ही न कहें और आप खड़े खड़े इंटरव्यू देख चले। तो कैसे अभिवादन करना है, क्या करना है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हम इतना काल्पनिक रूप से इसको बड़ा बना लेते हैं कि हमारी सारी तैयारी तो वही इफेक्ट कर देता है, हमारा मनोविज्ञान वही खराब कर देता है। तो आप इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। आप सिंपली सोच के जाइए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे
आप अपने एचओडी से मिलने जा रहे हैं, आप अपने प्रोफेसर से मिलने जा रहे हैं, जिस भी जिले में आप रहते होंगे आप ये सोच करके जाइए कि वहाँ किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के हम कार्यालय में जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। इतना आप सोच करके जाइएगा तो जो आपका बिहेवियर सामान्य तौर पे रहता है उस तरह का बिहेवियर सामान्य तौर पे वहाँ पे दिखेगा। और पहले से ही आप सोच करके जाएंगे, पता नहीं इन्होंने बैठने के लिए कहा कि नहीं कहा। अब इस तैयारी की समस्या ये है कि आप हो सकता है कि जब एंटर करने वाले हों तो आपके दिमाग में यही सवाल आ जाए और आपको पैनिक कर दे, अरे यार बैठने के लिए नहीं कहे तब मैं क्या करूंगा, आप फिर वहां डिरेल हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये सब मत सोचिए, अपना एकदम नॉर्मल रखिए और थोड़ी देर तक आप नहीं कहते हैं तो मुझसे 1 आध मिनट आप खड़े रहिए, फिर आप पूछ लीजिए कि सर अनुमति हो तो बैठ जाएं सर। मुस्कुरा के जैसे ही आप कहेंगे सर अनुमति हो तो बैठ जाएं तो उनको अच्छा ठीक लगेगा। है, हाँ, ठीक है सर, हाँ। थैंक यू सर। ठीक और है, बताइए धनंजय जी, अ, कुछ बहुत हमसे बढ़िया। कहवाना हो और तो बताइए। नहीं नहीं, अब तो हो गया है टाइम भी। एक मॉक 2 लोगों का लेना है, उनका परसों ही इंटरव्यू, तो वो लोग काफी तो परेशान हैं। जो इंटरव्यू हैं जिनके, उनको ज्यादा परेशान न करिए। जी जी। और मॉक को कई लोग इसमें बात सोचते हैं कि मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उससे हाँ, अभ्यास हो जाता है। मॉक जरूर लेकिन जो देना चाहिए। हाँ मॉक देना चाहिए, खास करके जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको मॉक दे लेना चाहिए। उससे उसको अपना भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। और जो उसका नजदीक हो उसको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, तैयारी वहां सब भूल जाता है जाने को। कुछ नहीं, तैयारी तो कुछ है ही नहीं। जो मैंने क्वेश्चनेयर दिए ना, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के उसके दिमाग में अपने आंसर फ्रेम कर लीजिए कुछ, हाँ बस अपने ये आंसर। हेल्प ले लीजिए। क्योंकि वहां आपका पुराना ही जो याद है ना, वही जैसे मेंस में आप कितनी भी लास्ट टाइम पे रगड़ दो, जो आपका पहले का पढ़ा हुआ वही याद आता है। वही का। हाँ निहारिका जी कुछ पूछना चाह रही क्या? सर गुड इवनिंग। सर ये थोड़ा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे एक दो सर, अगर समय हो सर तो गाइडेंस नहीं, मिल अभी जाती है। अच्छा अभी ना, जैसे कल कोई। कल आप कर लीजिएगा। और सर कल ओके समय है कुछ? कल संडे। कल संडे है लेकिन संडे को बहुत सारा जानते छुट्टी अच्छा, मिलती फिर नेक्स्ट वीक सर को जब छुट्टी होगी किसी दिन तो हम दिन बता जिस देंगे। और बाकी एक एक हम ना सर से रिकॉर्ड करा लेंगे फोनिंग कन्वर्सेशन छोटा सा, कि आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा आप लोग हम पे लिख के दे दिया करिए, ठीक है ना? कि सर से ओके क्या सर। कल ओके सर। आपके वो अभी नए नए सेलेक्ट हुए हैं विनीत एसडीएम हैं, वो आपकी क्लास लेंगे, तो उनसे जो भी और चीजें हैं पूछ सकते हैं। तो धीरे एक ज्यादा सर लोग टाइम नहीं दे पाएंगे ना, प्रशासन में जानते ही हैं कि छुट्टी बहुत कम रहती है, तो इन लोगों का जी व्यक्तिगत जी समय सर। भी। मिल भी जाए ना तो आपसे बात करने की मनोदशा नहीं रहती है। देखिए जी सबसे बड़ी चीज होता है आपकी आप उस मन स्थिति में हो कि आप आपसे बात कर पाए। तो खाली टाइम में भी वो चलता रहता है, दिमाग में बहुत सारी उलझने, तो फोन आते रहते हैं, तो उससे भी हम ठीक नहीं बता पाएंगे ना। बहुत सुपरफिशियल आंसर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे ऊपर विश्वास करके ये पूछेंगे कि हाँ ये जो बताएंगे हम मान लें, और हम बताने में ही अपना सुपरफिशियल चीजें बता देंगे आपको, तो उससे हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। तो जिस चीज में हमको डेप्थ है, जिस चीज में हमको अच्छा अनुभव है, जिस चीज में हमको स्वयं से विश्वास है और जिस पे हम सोच समझ के आपसे बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर होता है कि उस पे हम बात करें आपसे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद ये भी एक समस्या है कि वो टेम्परामेंट थोड़ा सा वो नहीं रह जाता है तैयारी की तरह। ठीक है धन्य जी, बहुत अच्छा ठीक है, लगा आपने बहुत बहुत दिया। धन्यवाद सर, अपने समय ओके दिया है। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी ठीक लोगों ठीक। को